अब अगर हम क्रोमोसोम टाइप्स की बात करें तो हमने कहा कि क्रोमोसोम जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो औतिक कोशिका हो, चाहे वह सेक्स सेल हो या जर्म सेल हो, उसके अंदर जो है क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोसोम कहलाते हैं ऑटोसोम और दूसरे वाले कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम वे होते हैं जो कि करीब करीब सारे सोमेटिक कैरेक्टर्स को, अर्थात वे सारे लक्षण जो कि हमको बाहर से दिखाई देते हैं एक्सेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के, या वे लक्षण जो कि सेक्स के साथ जुड़े हुए नहीं हैं या लिंग के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन लक्षणों को प्रकट करते हैं, तो वो सारे सारे कहलाते हैं ऑटोसोम्स। जबकि दूसरा वाला अगर हम बात कहें तो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में भी शामिल होते हैं और सेक्स के साथ जुड़े हुए जो लक्षण हैं उनको भी जो प्रकट करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम करते हैं। और इनको कई बार जो है हम इसका अल्टरनेट नाम जो लेते हैं वो गोनोसोम। गोनोसोम सामान्यतया बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि ये एक ऑब्सोलेट या पुरातन प्रकार की एक टर्म है, क्योंकि गोनाड से निकला है गोनोसोम, तो वहाँ जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं इसलिए उसका नाम गोनोसोम रख दिया। जब हम इनकी बात करते हैं कि किस तरीके के सेक्स क्रोमोसोम है तो इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को हम कहते हैं होमोगैमेटिक और दूसरा हम कहते हैं हेटेरोगैमेटिक। होमोगैमेटिक अर्थात एक्स एक्स प्रकार का या जेड जेड प्रकार का, क्योंकि जब हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक्स टाइप और जेड एक्स वाई टाइप एंड जेड डब्ल्यू टाइप जो है वो एक प्रकार है। हेटेरोगैमेटिक जिसके अंदर की दो अलग अलग प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाए। मनुष्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक्स और वाई प्रकार के हेट्रोसोम्स पाए जाते हैं। एक्स और वाई प्रकार के हेट्रोसोम पाए जाते हैं अर्थात उसके अंदर जो है एक लिंग का निर्धारण जो है वो एक्स और वाई के द्वारा होता है। अगर हम मनुष्यों में स्त्रियों की बात करें तो उसमें दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात स्त्रियां जो हैं मनुष्यों में वह होमोगेमेटिक हुई कि उनमें दो एक्स प्रकार के क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो वो तो हुई होमोगेमेटिक। लेकिन मेल्स जो हैं या पुरुष जो होते हैं वो हेटेरोगेमेटिक होते हैं, अर्थात उनमें एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम जो है वो दोनों अलग अलग प्रकार के पाए जा रहे हैं, एक एक्स पाया जा रहा है और दूसरा वाई पाया जा रहा है, तो उसके आधार पर वो क्या हो गई, हेटेरोगेमेटिक हो गए। लेकिन अगर हम पक्षियों में बात करें तो पक्षियों में मनुष्यों का ठीक उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है? जहां हमने मनुष्यों में कहा कि फीमेल्स आर होमोगेमेटिक अर्थात दोनों में एक्स एक्स पाया जाता है, तो पक्षियों में जो है वो फीमेल जो होती है वो जेड डब्ल्यू होती है, अर्थात एक जेड क्रोमोसोम होता है और दूसरा होता है डब्ल्यू क्रोमोसोम। तो जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम जो है वो उसके अंदर होता है, मेल्स जो हैं वो होमोगेमेटिक होते हैं पक्षियों में। तो ये एक अंतर पाया जाता है उसके अंदर। अगर हम मार्फोलॉजी की बात करें कि क्रोमोसोम के दूसरे हिस्से की बात करें तो दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर। तो नंबर की जब हम बात करते हैं तो हर एक का एक यूनिक नंबर होता है क्रोमोसोम का, जो कि हमने कहा, और हैप्लॉइड नंबर कहलाता है कि हर जीव के अंदर जो है वो हैप्लॉइड नंबर होता है। वो हैप्लॉइड नंबर जो है उनकी जर्म सेल के द्वारा या सेक्स सेल के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे मनुष्यों में हमने कहा कि 23 जो है वो उसका एन नंबर है हैप्लॉइड। और लेकिन जब हम उसके अंदर सोमेटिक कोशिकाओं की बात करें या औतिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो उसमें 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, दैट इज ऑलवेज 2n। कई बार कई कोशिकाओं में जो है वह n से ज़्यादा भी हो सकता है। और जब भी हम क्रोमोसोम सेट की बात करते हैं तो उसके पीछे हम प्रत्यय के रूप में प्लॉइड लगा देते हैं। जैसा हमने कहा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एक, डिप्लॉइड दो सेट, ट्रिप्लॉइड तीन सेट, टेट्राप्लॉइड चार सेट। तो इस तरीके की जब स्थिति होती है तो हम जो है वो क्रोमोसोम के जो संख्या है हैप्लॉइड 1 डाई 2 ट्राई 3 टेट्रा 4 और उसके पीछे अगर प्लॉइड लगा दिया तो उससे हमको अंदाज़ा होता है या उससे हमको पता चलता है कि उसके अंदर कितने क्रोमोसोम के सेट थे। तो इस तरीके से उसके अंदर हो सकता है। नंबर जो है जैसा हमने कहा कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है वो वेरी करता है, अर्थात अलग स्पीशीज़ में अलग होगा, दूसरे के अंदर अलग होगा। सामान्यतः हम किसी भी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल में एकक में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या, सभी जीवों में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो समान होती है। कई बार किसी कारण से, म्यूटेशन के कारण या नॉन डिसजंक्शन के कारण या कोई कोशिका विभाजन में कोई खराबी आ जाए तो उसके कारण हो सकता है कि उसके अंदर जो है किसी एकक के अंदर या किसी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन आ जाए और वो परिवर्तन जो है वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के रूप में हमको दिखाई देता है। लेकिन सामान्यतः उनके अंदर जो है वो संख्या जो है वो समान रहती है स्पीशीज़ के सभी जीवों। साइज़ की बात करें हम, क्रोमोसोम जो है उनका आकार जो है वह इंटरफेज अवस्था में नहीं नापा जाता और सामान्यतः जब क्रोमोसोम का आकार नापा जाता है वह उनकी मेटाफेज अवस्था में नापा जाता है।
मेटाफेज अवस्था में क्यों नापा जाता है? मेटाफेज अवस्था में नापने का एक बड़ा कारण ये है कि मेटाफेज का अवस्था में सारे क्रोमोसोम जो है वो पूर्णतया अकुंडलित अवस्था में होते हैं। आ- उसके अतिरिक्त अगर हम दूसरी अवस्थाओं की बात करें और स्पेशली इंटरफेस की बात करूं तो उसमें तो बिल्कुल ही कुंडलित अवस्था में होते हैं और हम उसमें क्रोमोसोम को इन्फर भी नहीं कर सकते कि हमको क्रोमोसोम किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। जब हम इस इन्फर नहीं कर सकते कि किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं तो हम उसकी आकृति को या उसकी माप को भी नहीं ले सकते। इनका आकार जो है 25.25 माइक्रोमीटर से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो आकार में बड़ा वेरिएशन पाया जा रहा है कि अगर मैं यहाँ कहूँ तो जहाँ पे 0.25 माइक्रोमीटर है किसी कवक के अंदर और ट्रिलियम बर्ड्स में जो है वो करीब 30 माइक्रोमीटर तक का भी पाया जाता है, तो करीब इनके अंदर जो अंतर है वह अंतर जो है करीब 120 गुना है कि इनके आकार में इतना अंतर होता है। मनुष्यों का जो क्रोमोसोम का साइज़ है वो 8 से 12 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ड्रोसोफिला जो फल मक्खी है उसमें 3 माइक्रोमीटर और अ, मनुष्यों में 5 माइक्रोमीटर और मक्के में, जैसा मैंने पहले कहा, गलत बोल गया था मैं, कि 8 से 12 माइक्रोमीटर जो है वो मनुष्यों में पाया जाता है, मनुष्यों में 5 माइक्रोमीटर, परंतु मक्के के अंदर जो है वो 8 से 12 माइक्रोमीटर का पाया जाता है। एक बड़ी अच्छी सी बात कहूँ या कुछ अलग हट के चीज़ है कि वे क्रोमोसोम या वे जीव जिनमें कि क्रोमोसोम की संख्या कम होती है उनके क्रोमोसोम का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। जिन जीवों में क्रोमोसोम की संख्या ज़्यादा है उनमें क्रोमोसोम का आकार जो है वह छोटा होता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि क्रोमोसोम जो है वह सिर्फ केंद्रक के अंदर पाए जा रहे हैं और केंद्रक का आकार निश्चित है। और जब केंद्रक का आकार निश्चित है, कोशिका का आकार निश्चित है, तो केंद्रक और कोशिका का आकार निश्चित होने के कारण उसके अंदर जो है समाये जाने वाले क्रोमोसोम जो है वह अगर ज़्यादा संख्या में होंगे तो ऑब्वियसली उनका आकार छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कम स्थान पे ज़्यादा चीज़ों को रखना चाहते हैं तो उनका आकार छोटा करना पड़ेगा, और कम स्थान पे कम चीज़ों को रखना चाहते हैं तो उनका आकार बड़ा हो सकता है। तो इस कारण से जो है वो ये हो सकता है। प्लस हर जीव में पाए जाने वाला क्रोमोसोम जो है उसके अंदर सभी क्रोमोसोम का आकार समान नहीं होता। वो सारे क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग आकार और प्रकार के हो सकते हैं, और जब आकार और प्रकार के हो सकते हैं तो उसको हम शेप के आधार पे जो है वो बांटते हैं। और क्रोमोसोम का शेप जो है या उसकी आकृति जो है वह कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में या कोशिका की अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है कि वो अलग अवस्था में दिखते हैं। सामान्यतः जब हम कहते हैं कि इंटरफेस से जब अवस्था होती है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम हैं हमको पतले, कॉइल्ड, इलास्टिक धागे के समान दिखाई देते हैं। मेटाफेज और एनाफेज में जो है क्रोमोसोम जो है मोटे और थोड़े फिलामेंटस या धागे के समान ज़्यादा हो जाते हैं, और हर क्रोमोसोम जो है उसके अंदर एक स्पष्ट संरचना होती है जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर। वो काइनेटोकोर जो है वो क्रोमोसोम को विशेषता भी प्रदान करता है, और उस विशिष्टता के कारण जो है क्रोमोसोम या उस सेंट्रोमियर के कारण जो है वो क्रोमोसोम जो है वो दो स्पष्ट भागों में विभक्त हो जाता है। और जब वो दो स्पष्ट भागों में विभक्त होता है तो वो जो अलग अलग भाग होते हैं क्रोमोसोम को उसको हम क्रोमोसोम की भुजा कहते हैं। और इसके आधार पे जो है वो जो सेंट्रोमियर की उपस्थिति है उसके आधार पे जो है वो क्रोमोसोम अलग अलग प्रकार के विभाजित या अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसको हम टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक के नाम से पहचानते हैं। टीलोसेंट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो वो जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो है बिल्कुल किनारे पे लगा रहता है, अर्थात उसमें एक ही भुजा दिखाई देती है, और इस तरीके का जो क्रोमोसोम है वो आई के आकार का दिखता है। एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो एक्रोसेंट्रिक जो है वो उसमें एक भुजा अत्यंत छोटी होती है और दूसरी भुजा बड़ी होती है, अर्थात जो सेंट्रोमियर है वह किसी एक कोने पे लगा है। टीलोमियर के थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ चला जाए तो वो उसके वहाँ लगा रहता है। सब मेटासेंट्रिक अर्थात जो सेंट्रोमियर है वो बीच में ना होकर दूसरी जगह है। सब मेटा तो इस तरीके के क्रोमोसोम जो है जे और एल शेप के होते हैं, और मेटासेंट्रिक अर्थात सेंट्रोमियर की उपस्थिति जो क्रोमोसोम के बीचों बीच हो तो वो मेटासेंट्रिक कहलाता है। और इस तरीके के क्रोमोसोम जो हैं वो सामान्यतः वी आकार के दिखाई देते हैं। अगर मैं इस चित्र की बात करूं तो इस चित्र में हमको एक क्रोमोसोम की संरचना दिखाई दे रही है।
यहाँ हमने होमोजाइगस क्रोमोसोम कहा, बीच वाला हिस्सा जो है दैट इज सेंट्रोमियर, क्रोमेटिन फाइबर जैसा हमने कहा कि वो होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, टीलोमियर पाया जाता है, सेटेलाइट बॉडी पाई जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें पाई जाती है। ये सामान्य संरचना जो है एक चित्र जिसके द्वारा हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। इसके आगे की स्लाइड्स में हम प्रत्येक जो संरचना है उसके बारे में जानेंगे। क्रोमोसोम जो है उसके स्टडी करने के लिए हमको मेटाफेज अवस्था के क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। क्यों मेटाफेज अवस्था के क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है? क्योंकि हमने कहा कि वो अच्छे रूप से फैले रहते हैं, फिलामेंटस दिखते हैं, थिक होते हैं, तो इसके लिए वो होते हैं और वो हाईली कंडेंसो उसके अंदर दिखते हैं। दूसरा, मेटाफेज अवस्था में होता क्या है कि वो दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो दिखते हैं, जो एक जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, अर्थात क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक दिखाई देते हैं। और हर क्रोमेटिड जो है उसमें सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है और एक दूसरे से वो सेंट्रोमियर के साथ जुड़े रहते हैं। वो बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है, जैसा कि पिछले चित्र में हमने देखा था, आगे के चित्रों में भी हमको दिखाई देगा। सामान्यतः सेंट्रोमियर जो है वो एक मोती के समान की संरचना होती है, बट इंटरफेज अवस्था में भी कभी कभी दिखाई देते हैं। बाकी सामान्यतः इंटरफेज अवस्था में ये हमको प्रतीत नहीं होते या दिखाई नहीं देते। मेटाफेज क्रोमोसोम में दो लंबे आइडेंटिकल पार्ट में दिखता है क्रोमोसोम, क्योंकि वो हमको ऐसा लगता है कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के समान दिख रहे हैं। यहाँ हम जो हिस्सा देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, दैट इज क्रोमेटिन। ऑब्वियसली जो सेटेलाइट वाला हिस्सा है उसमें भी क्रोमेटिन है, खाली मैंने यहाँ रंग में परिवर्तन इसलिए डाला ताकि हम सेटेलाइट को पृथक कर सकें किससे, मेन बॉडी से। तो वो सारे हैं, दोनों जो हैं वो सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, जैसा कि मैंने कहा कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से माइटोसिस की जो एनाफेज अवस्था आती है, क्योंकि जब हम एनाफेज की बात करते हैं माइटोसिस की या समसूत्री विभाजन की, तो हम कहते हैं कि सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ क्रोमेटिड जो है वो दोनों से पृथक हो जाता है और विपरीत दिशा में गति करने लग जाता है। और दोनों जब विपरीत दिशा में गति करते हैं तो जब कोशिका का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद उनके अंदर पुनः डीएनए का निर्माण होता है, तो वो अपने समान दूसरा बना लेता है। सिंथेटिक अवस्था में जो है वो एस फेज में जो है वो दूसरा डीएनए बना लेता है, तो वो होमोलोगस हो जाता है। जबकि नॉन सिस्टर की मैंने बताया कि दोनों अलग अलग से होते हैं। सेंट्रोमियर जो है मैंने कहा कि बीच में होता है, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है। किसी भी क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करना हो तो सेंट्रोमियर जो है एक बड़ी विशिष्ट भूमिका निभाता है। अर्थात सेंट्रोमियर जो है वो उस क्रोमोसोम में किस स्थान पे है, उस स्थान के आधार पे हम उस क्रोमोसोम का वर्गीकरण करते हैं। जैसे मनुष्य में हमने कहा कि 23 जोड़े पाए जाते हैं, तो कौन सा पहला क्रोमोसोम है और कौन सा 23वां क्रोमोसोम है, वह सेंट्रोमियर की लोकेशन के आधार पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कुछ और चीज़ें जो है वो काम आती है उसके विभाजन के या उसके क्लासिफिकेशन के अंदर। जो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ काम आती है वो काम आती है भुजा, कि सेंट्रोमियर के बाद भुजा की लंबाई जो है उस क्रोमोसोम के क्लासिफिकेशन को या आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। सामान्यतः हम क्रोमोसोम में कहते हैं कि दो भुजाएं होती है, एक भुजा होती है पी, दूसरी कहलाती क्यू। पी भुजा जो है वो अपेक्षाकृत छोटी मानी जाती है और क्यू भुजा जो है वो अपेक्षाकृत बड़ी मानी जाती है। पी और क्यू भुजा के आधार पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। अगर हम कहें तो उसके अलावा सेंट्रोमियर के अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टीलोमियर पाया जाता है। वो टीलोमियर जो है वो टीलोमियर उस क्रोमोसोम का सबसे अंतिम सिरा होता है। वो अंतिम सिरा जो है वो क्रोमोसोम की लंबाई को मेंटेन करने में बड़ा मदद करता है। ये टीलोमियर काफ़ी स्टेबल होते हैं, काफ़ी स्थायी होते हैं, लेकिन एक एंजाइम होता है जिसको कि हम कहते हैं टीलोमिरेज। टीलोमिरेज जो है वह एंजाइम जो है वो उम्र के साथ साथ इनकी लंबाई को या इनके आकार को कम करता रहता है। साथ में ये जो टीलोमियर जो है उसके अंदर हम कहते हैं कि ग्वानिन और थाइमिन जो दो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के, वो अधिकता में से पाए जाते हैं और रिपीटेटिव लगातार इनकी एक सीक्वेंस पाई जाती है। तो इनका निर्माण जो है वो टी और जी बेसिस के द्वारा होता है। अगली संरचना क्रोमोसोम के अंदर अगर जो होती है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को कई बार हम NOR भी कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका के साथ में कई बार जुड़ा हुआ रहता है। तो ये केंद्रिका के साथ जुड़ा रह रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, NOR। दूसरा, इनका आकार जो है इनका स्थान जो है वह निश्चित होता है। वह स्थान निश्चित होने के कारण किसी भी क्रोमोसोम के सेट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। प्लस
ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है ये कुछ विशेष प्रकार के आरएनए के जीन्स जिनको कि 5.8S, 18S और 28S अर्थात स्वेडबर्ग 5.8 स्वेडबर्ग यूनिट, 18 स्वेडबर्ग यूनिट एंड 28 स्वेडबर्ग यूनिट जो है उसके राइबोसोमल आरएनए के निर्माण में मदद करते हैं और केंद्रिका के निर्माण की योगदान देते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये केंद्रिका के पास में या केंद्रिका से जुड़े हुए पाए जाते हैं या न्यूक्लियस से जुड़े हुए पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और टीलोमियर का जो बीच का हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम और सेट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम जो है वह सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के कारण मेन बॉडी से विभक्त होता है और वो बाकी क्रोमोसोम एक पतले फिलामेंट के साथ में जुड़ा रहता है। आगे की तरफ जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है उसको हम सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पे भी विभक्त कर सकते हैं। उसमें से एक कहलाता है एसेंट्रिक, दूसरा कहलाता है मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। नाम से स्पष्ट है हमारे पास। एसेंट्रिक बिना सेंट्रोमियर का, मोनोसेंट्रिक जिसमें एक सेंट्रोमियर पाया जा रहा है, डाई दो और पॉलीसेंट्रिक। क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन जो है वो हम अगली जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर भी बात करेंगे कि क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि पी और क्यू भुजा जो है वो क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है कि कौन सा 1 नंबर है और कौन सा 22 नंबर है, कौन सा 10 नंबर है। इसी प्रकार से सेंट्रोमियर है, हमने कहा कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक नाम के क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो क्रोमोसोम की संरचना के बारे में बात करना था। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और ये कुछ पुस्तकों के नाम हैं जो कि मैंने कंसल्ट की थी और आप भी चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए। और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ पुस्तकें हैं जेनेटिक्स की। वीरबाला रस्तोगी की किताब हिंदी में आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक इंग्लिश वालों के लिए जो है वो पीके गुप्ता की किताब आती है, बड़ी अच्छी किताब है। एंड जो और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक डी रॉबर्टिस की किताब है स्ट्रक्चर्स के बारे में, इन स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्रोमोसोम की संरचना के बारे में, वो किताब पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग किताबें हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ